हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा इस वीडियो के बाद आई अश्योर यू कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी कंसेप्ट्स बिल्कुल ठीक से कवर हो जाएंगे। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी तो इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया फ्लो ऑफ चैप्टर क्या है, चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं हम लोग। पहले देखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फिर हमें कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। 3 डिसीजन होते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ेंगे हम लोग, उसके फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल डिसीजन, फिर वो फैक्टर देखेंगे जो फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिविडेंड डिसीजंस और वो फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, और कौन कौन से फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल देखेंगे, उसकी कहां पे रिक्वायरमेंट होती है दोनों की वो देखेंगे, और कौन कौन से फैक्टर उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो यह चीज हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कि भैया बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। सबसे पहला तो कंसेप्ट यही है, देखो बेटा नाम से ही पता लग रहा है कि बिजनेस फाइनेंस, राइट। बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, फाइनेंस मतलब जो फंड चाहिए, राइट, वो जब हम लेके आएंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस फाइनेंस। तो डेफिनेशन देखते हैं, द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। वो पैसा जो आपको बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बिजनेस फाइनेंस। सिंपल। चलिए सभी बिजनेस एक्टिविटीज जो है आपके पास उनमें कुछ ना कुछ आपको फंड की जरूरत पड़ती है, राइट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आपको करनी है आपको फंड चाहिए, राइट। अब कहां पे चाहिए होता है आपको बिजनेस फाइनेंस, कहां पे फंड की जरूरत पड़ती है बेटा, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एस्टेब्लाइज कर रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत चाहिए। अब बिजनेस को मॉडर्नाइज कर रहे हो, मतलब कोई टेक्नोलॉजी वगैरह अपग्रेड कर रहे हो, उसमें भी आपको पैसा चाहिए। आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, अपने बिजनेस को एरिया बढ़ा रहे हो, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज। जब भी आप बिजनेस को एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में और प्रोडक्ट्स वगैरह ना ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह ऐड कर रहे हो, इन सभी चीजों में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो वर्ड नाम से पता लग रहा है, मैनेजमेंट किसका, फाइनेंस का। सिंपल सी बात है। चलिए क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। जब आप ढंग से फाइनेंस को मैनेज करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और आपको सुफिशिएंट अवेलेबिलिटी रहेगी फंड की। जब आपको चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे आपके पास फंड अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता क्या है, क्या क्या आता है इसके अंदर। इसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, किसकी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। सिंपल, ठीक है, कि भैया पैसा कहां से आएगा और कैसे उस पैसे को इस्तेमाल करना है, सब किसके अंदर आता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर। चलिए आगे आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है। भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये तो बताओ, क्यों कर रहे हैं भैया। क्योंकि मेन टारगेट है इसका वेल्थ मैक्सिमाइज करना। किसकी वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे भैया, शेयर होल्डर्स की। कि भैया शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसे मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करना है, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करके, फंड को प्रोक्यूर करके, जब भी चाहिए उस टाइम पे फंड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह से आप वेल्थ मैक्सिमाइज करोगे अपने शेयर होल्डर की, ठीक है। क्लियर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या होता है बेटा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया सफिशिएंट फंड मिलता रहे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को जब जब जितने पैसे की जरूरत है उसको अवेलेबल रहे, ठीक है, उस फंड का ढंग से इस्तेमाल हो, ये भी कौन इंश्योर करता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उस फंड की सेफ्टी रहे, किसका काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। वो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अटेन करने में हेल्प करता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक हल्का सा आइडिया देता हूं मैं। ये क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है किसका, शेयर और डिबेंचर्स का। शेयर और डिबेंचर्स का मतलब कितने शेयर लेने हैं, कितना आपको जो बोरो करना है, कैसे करना है, लोन से करना है, इन सबका ना एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है जो कम से कम बर्डन डाले किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एज ऑफ नाउ इतना समझ लो कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड शेयर्स, ठीक है। तो ये भी कहां बनाया जाता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बनाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, 3 डिसीजन लिए जाते हैं बेटा। पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें आता है कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर, डिविडेंड डिसीजन, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद अवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है? क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? हाउ द फर्म फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट, कि भाई जो फर्म का पैसा है वो अलग अलग एसेट में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। नाम है ना इन्वेस्टमेंट, कि पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजंस कहाँ लेने हैं हमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, राइट। अब ये लॉन्ग टर्म के भी होते हैं और ये शॉर्ट टर्म के भी होते हैं। जो लॉन्ग टर्म के होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उनको बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है फंड का और ये इरिवर्सिबल होते हैं। भाई आप इनको इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और रिवर्स कर भी सकते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, बहुत बड़ी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, राइट, विच अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के डे टू डे वर्क को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? दोबारा से एक बार, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है कि भैया आपको अपने फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब वहां पे उसमें 2 चीजें आती है, एक आता है कैपिटल बजटिंग, एक आता है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या है, ये वहां डिसीजन लेने हैं जहां पे आपको बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, जहां पे ना बहुत बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। क्लियर? जो पे लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए करना है और डे टू डे वर्किंग के लिए करना है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं किसको, कैपिटल बजटिंग को? कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बेटा? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि भैया कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। ठीक है, a series of cash receipt and payment over the life of an investment proposal should be considered and analyzed for selecting the best proposal। कि भैया जहां पे आप फंड लगा रहे हो वहां पे कितना फंड जाएगा, कितना फंड आएगा, कितना कैश का फ्लो होगा, वो देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चलिए अगला, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कि भैया मैंने इन्वेस्ट करा है तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आएगा, 10%, 12%, 15%, कितना आएगा, राइट, वो देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, the expected return from each proposal and risk involved in them should be considered, कि भैया कितना रिटर्न आएगा और कितना रिस्क है। ठीक है ना, कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा ही रहेगा बेटा, राइट। तो दोनों ही चीज को, रिटर्न और रिस्क दोनों को ही कंसीडर करके देन सेलेक्ट किया जाता है कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अगला आया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि भैया कौन सा क्राइटेरिया है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्या क्राइटेरियाज है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक के बेसिस पे आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, राइट। दीज इन्वॉल्व कैलकुलेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना कैश फ्लो है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, राइट। क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, राइट। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक को। इसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन। अब सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है भैया फाइनेंशियल डिसीजन, वो डिसीजन जो लेने हैं किसके लिए, फाइनेंस के लिए, कि भैया फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आपको लेना है। ठीक है, चलिए, इट रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड, कि भैया कहां से लेना है, लॉन्ग टर्म, अलग अलग लॉन्ग टर्म सोर्स है, उनमें से कौन सा सोर्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, फंड लेने के लिए। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ फंड आर ओनर्स फंड। कौन कौन से मेन सोर्स ऑफ फंड होते हैं, पहला आता है ओनर्स फंड, जिसको जो हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं इसको, और दूसरा आता है बोरो फंड, जो आपने बाहर से उधार लिया, उसको बोलते हैं हम लोग डेब्ट। क्लियर? तो भैया ऑनर से पैसा लेना है या डेब्ट से पैसा लेना है, ये सब डिसीजन तो लेने पड़ेंगे ना, वो किसमें आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में। ठीक है, बोरोड फंड हैव टू बी रिपेड, आपको पता है जो आपने पैसा लिया है, बोरो करा है, वो आपको रिपे करना पड़ेगा एक फिक्स टाइम के बाद, राइट। एंड दस सम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, तो वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है ना, कि भैया आप पेमेंट नहीं कर पाए उसकी। ठीक है ना, क्लियर? मोreover, interest on the borrower fund has to be paid regardless whether or firm has made profit or not। भैया सिंपल सी बात, जो आपने बोरो किया है फंड, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, इनमें कोई कमिटमेंट नहीं होती, किसके रिगार्डिंग, कि भैया पेमेंट के रिगार्डिंग कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई रीपेमेंट की कमिटमेंट नहीं है। अरे बस हमें जिस टाइम पे विंडिंग ऑफ होगा कंपनी का, जो बचा कुचा होगा मिल जाएगा आपको, राइट। अ फर्म मेक्स बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। जब भी
फाइनेंशियल डिसीजंस लिया जाता है तो दोनों का एक मिक्स क्रिएट किया जाता है। क्लियर? तो समझ में आया फाइनेंशियल डिसीजन क्या है बेटा? फाइनेंशियल डिसीजन क्या है कि भैया पैसा कहाँ से लेना है, ऑनर फंड से लेना है या डेट से लेना है, क्योंकि डेट जो होता है वो रीपे करना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो ऑनर्स फंड होता है ये ऑनर का पैसा होता है जिसको आपको रीपे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के एक फर्म को चलना पड़ता है, क्योंकि दोनों की अपनी मेरिट्स है, दोनों की अपनी डीमेरिट्स है, ठीक है बेटा। चलिए अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, फाइनेंशियल डिसीजन को। पहला आता है बेटा कॉस्ट, कि भैया कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड क्या है, कितनी कॉस्ट है, डेट की कितनी कॉस्ट है, ठीक है, इक्विटी की कितनी कॉस्ट है, आप उसको कंसीडर करो पहले। दूसरा रिस्क, कि भैया अलग अलग सोर्स के साथ कितना कितना रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे बोरो फंड में रिस्क ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, रिस्क देखना पड़ेगा, मोर रिस्क एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड, मैंने बताया आपको, एज कंपेयर टू ऑनर्स फंड, क्योंकि इंटरेस्ट जो है उसमें पे करना ही करना है और जो अमाउंट है वो भी रीपे करना है, ठीक है, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो रिस्क को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जब भी आप अपना फंड रेज करते हो किसी भी सोर्स से तो कुछ ना कुछ खर्चा होता है, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटी, जब भी आप सिक्योरिटी को इशू कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, जैसे ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, अंडरराइटर को फीस देनी पड़ेगी, एक्सपेंस होंगे किसके ऊपर, प्रोस्पेक्टस जो आप इशू करते हो उसके ऊपर कॉस्ट एक्सपेंस होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है बेटा। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर बहुत पैसा लगता है आपको फ्लोटेशन कॉस्ट में तो सिंपल सी बात है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है अट्रैक्टिव नहीं होगा। जैसे इक्विटी है, इक्विटी में क्या होता है, बहुत सारा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, अंडरराइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है आपको, आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है अपने शेयर्स को इशू कराने के लिए, साथ में आपको प्रोस्पेक्टस जो इशू करना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं उसमें, राइट, इन कंपैरिजन टू डेट। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है बेटा? अरे बस समझ में, अगर सिंपल सी बात है, इन केस द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी इज गुड इनफ देन इट कैन इजीली यूज बोरो फंड एंड पे इंटरेस्ट ऑन टाइम। अगर भैया कैश फ्लो अच्छा खासा कैश फ्लो आता रहता है तो वो बोरो फंड से लेगा और इंटरेस्ट पे करता रहेगा, ठीक है ना। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसको इक्विटी की तरफ जाना पड़ेगा। अगला कंट्रोल कंसीडरेशन, कि भैया कितना कंट्रोल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना कंट्रोल अपनी फर्म का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट, और शेयर होल्डर और ओनर्स को अपनी फर्म में ऐड कर सकते हो तो आप शेयर्स पे जाओ, अदरवाइज आप बोरो फंड की तरफ जाओ, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप डाइल्यूट करने के लिए रेडी हो तो शेयर्स की तरफ जाओ, अदरवाइज आप बोरो करो, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है उसकी कैसी स्टेट है, वो किस कंडीशन में है? जब बूम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो आप इश्यू ऑफ शेयर कर सकते हो। इस टाइम पे मार्केट अच्छी खासी कंडीशन में बूम में चल रही है, उस टाइम पे आप इजीली शेयर्स को इशू कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब डिप्रेशन चल रहा है उस टाइम पे आपको डेट से ही पैसा लेना पड़ेगा, उस टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते मार्केट में, ठीक है। चलिए पीरियड ऑफ फाइनेंस की हम बात करते हैं। फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर परमानेंट चाहिए आपको तो इक्विटी शेयर की तरफ जाओ, क्योंकि आपको उसे कभी वापस नहीं करना, राइट। आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है ना, तो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जो है आप वो इशू कर सकते हो। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, कितने टाइम के लिए चाहिए आपको। चलिए अब आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है बेटा? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कुछ प्रोपोर्शन जो है वो बांट दिया किसको, शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है बेटा। डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड to the shareholders, ठीक है, क्लियर। A company is required to decide how much of the profit earned by it should be distributed. कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि भैया कितना परसेंटेज जो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना परसेंट मुझे शेयर होल्डर्स को डिवाइड करना है, ठीक है, और कितना उसे अपने पास बचाकर रिटेन करना है, बचा के रखना है, ठीक है बेटा। The decision regarding dividend should be taken keeping in the view of overall objective of the maximization shareholder wealth, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो डिविडेंड डिसीजन लिया जाएगा वो किस लिए जाएगा कि भैया वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है किसकी, शेयर होल्डर की। तो इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है अर्निंग। अर्निंग, जिसकी अर्निंग हाई है और स्टेबल अर्निंग है तो वो हाई डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपकी अर्निंग हाई है और स्टेबल है आपकी अर्निंग, लगातार एक कांस्टेंट रेट से प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो आप अच्छा खासा डिविडेंड पे कर सकते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंपनी कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो ना अपनी एक पॉलिसी बना के रखती है कि भैया हमें डिविडेंड पे करना ही करना है, राइट। तो डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड, जो अपने डिविडेंड पर शेयर को चेंज नहीं करती, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ाना घटाना चलता है पर वो पे करते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि भैया वो कितना रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं। अगला है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना।
अगर कोई कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, उसे लग रहा है कि यार नियर फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है और उसको मैं इन्वेस्ट करके वहां इन्वेस्ट करके मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ, तो उस केस में वो डिविडेंड नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, उस पैसे को रिटेन कर लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन की बात करते हैं, जहां पे डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। सिंपल से डिविडेंड पे तो कैश का आउटफ्लो तो होगा ही होगा। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप डिविडेंड बांटोगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं बांटोगे। अगर अच्छा खासा इनफ्लो है कैश का तभी तो आउटफ्लो हो पाएगा एज अ डिविडेंड। ठीक है, चलिए प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर की भी, आपके शेयर होल्डर क्या चाहते हैं। ठीक है, जब मीटिंग होती है उस मीटिंग में पता लग जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है शेयर होल्डर्स की। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि डिविडेंड बांटो तो बांटो, ठीक है। अब अगर कॉन्शियस शेयर होल्डर से वो कहते हैं नहीं डिविडेंड मत बांटो, आप हमारे कंपनी को आगे बढ़ाओ, अपने हमारे शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करो, ठीक है, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज करो, तो डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डर्स। अगला है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको पता है कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है डिविडेंड पे। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो टैक्स पे करना पड़ता है। अगर डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा है तो कंपनी क्या करती है, भैया कहती है हम नहीं पे कर रहे डिविडेंड, इतना टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें अलग जगह पे इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो अगर वो टैक्स कम होता है तो डिविडेंड ज्यादा बांटा जाता है, इजी। चलिए अगला है इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू कर देते हैं। कंपनी विद लार्ज रिजर्व में आल्सो डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस एज इट सिग्निफाइज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड एनहांस इट्स रेपुटेशन आल्सो। क्या होता है, कुछ कंपनीज होती है, क्या करती है, जिसके पास रिजर्व अच्छा खासा पड़ा होता है, वो बोनस शेयर इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिससे उनका बेस भी बनता है और रेपुटेशन भी अच्छी होती है। ठीक है, लीगल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, अगर जैसे कंपनीज एक्ट आपको पता है, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑल अर्निंग कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कंपनी एक्ट बोलता है कि सारी सारी अर्निंग को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एंड द कंपनी हैव टू, ठीक है, प्रोवाइड फॉर वेरियस रिजर्व। कंपनी को बहुत सारे रिजर्व भी रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है किसको, एक फर्म को, जब भी वो डिविडेंड को डिक्लेयर करता है। चलिए बेटा अगला आता है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, कि भैया फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है हमें अब। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, कि भैया सबसे पहले तो एस्टिमेट कर लो, ठीक है, कि कितना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। ठीक है, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, कि भैया वो पैसा कहां से आएगा, राइट, ये स्पेसिफाई कर लो। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। It ensures that the enough funds are available at the right time so that the firm could honor its commitment and carry out its plan. ठीक है, ये इंश्योर करता है कि भैया जब पैसा चाहिए उस टाइम पे पैसा अवेलेबल हो जाए, जिससे कि बिजनेस अपनी सारी एक्टिविटीज कर सके और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। सिंपल। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है स्ट्राइव टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करता है, पहला कि भैया जब जब पैसे की जरूरत है तब तब पैसा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, टू सी द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी, और ये भी देखने का काम है कि भैया पैसा अवेलेबल हो जब जरूरत है, बट जरूरत से ज्यादा ना हो, जितना चाहिए उतना ही हो, अननेसेसरी फंड ना आए, क्योंकि अननेसेसरी फंड आएगा तो अननेसेसरी बर्डन बनेगा फर्म के ऊपर। ठीक है बेटा, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट फंड एट द राइट टाइम, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरी। ये दोनों पॉइंट हमने समझ लिए। चलिए तीसरा पॉइंट आता है प्रोवाइड द पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। तो भैया फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या बनाते हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाते हैं, जिससे कि हम लोग अपने फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से कर सके। ठीक है ना, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उससे क्या होता है, हम लोग प्लान करते हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए, राइट। जो आने वाले टाइम में हमें प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले ही प्लान कर लेते हैं, जिससे वो सारे प्रोजेक्ट्स स्मूथली फॉर्म हो जाए। ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड। ये फाइनेंशियल प्लानिंग से हम क्या करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं किसके बीच में, इनफ्लो और आउटफ्लो, कि भाई कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमारे पास फंड अवेलेबल रहे। ठीक है, और आने वाले खर्चों के लिए हमें पहले से पता हो कि इतना इतना फंड हमारे पास है। ठीक है, एडिक्वेट लिक्विडिटी जो होती है इंश्योर होती है, कि भाई लिक्विडिटी बढ़ी रहे, कि जो इतने भी एक्सपेंसेस है उसके लिए आपके पास एडिक्वेट फंड है। ठीक है, चलिए इट सर्व्स एज द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ये कैसे क्या काम करता है भैया, फाइनेंशियल कंट्रोल जब आप बाद में करोगे, अगर तो चेक करोगे फाइनेंशियल कंट्रोल, उसके लिए जो प्लान्स आप बनाते हो कहाँ बनाते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में बनाते हो। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है, जो कंट्रोलिंग होती है वो प्लानिंग से होती है, राइट। तो ये बेस की तरह काम करता है किसका, फाइनेंशियल कंट्रोल के। द मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन ट्यून विद द फाइनेंशियल प्लान, कि मैनेजमेंट हमेशा क्या ट्राई करता है कि भैया जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा, उसकी ट्यूनिंग जो है हमेशा वो बनाने की कोशिश करता है मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, चलिए आई होप क्लियर हो गया वहां तक। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है,
द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड द बोरो फंड। इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक मिक्स है। क्या है ये? मिक्स है, राइट। किसके बीच में? ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में, ठीक है। इट विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो ये कहना सही होगा कि भैया कितना डेट ले और कितना इक्विटी ले, जब इसका हम प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है, हम इस तरह से लेते हैं कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और सिंपल करता हूं कि भैया आपको फाइनेंस लेना है बाहर से, तो आप कितना डेब्ट लो और कितना इक्विटी लो, उसका एक मिक्स आपने क्रिएट किया जिससे आपके शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, मतलब आपकी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सिंपल। द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल, ठीक है, ऑफ अ फर्म इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज और कैपिटल गियरिंग। जो कितना डेब्ट है आपके टोटल कैपिटल में, जो टोटल फंड आपने रेज किया है उसके अंदर कितना डेब्ट का प्रोपोर्शन है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। क्या बोलते हैं भैया? फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल इज हाई, जब ज्यादा होता है, ठीक है, द फर्म विल बी कॉल्ड हाईली लीवर्ड। जब अगर डेब्ट ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको? हाई लीवर्ड। बट व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल इज लेस, देन वी कॉल्ड इट लो लीवर्ड फर्म, ठीक है। तो अगर ज्यादा है तो हाई लीवर्ड फर्म और कम है तो लो लीवर्ड फर्म। तो अब आता है बेटा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से फैक्टर है जिसपे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। चलिए, पहला आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं बेटा होता क्या है ये। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट। मतलब प्रॉफिट का बढ़ना किसकी प्रेजेंस की वजह से? फाइनेंशियल चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, इंटरेस्ट वगैरह की प्रेजेंस की वजह से जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, उसको बोलते हैं क्या? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सिंपल वर्ड में, जब आप अपने फाइनेंस में, राइट, अपने एक स्ट्रक्चर में, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में किसको ऐड करते हो? डेट को ऐड करते हो, और जिसकी वजह से आपका इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाती है, राइट, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये होता कब है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी केवल तभी होता है when the rate of earning of an organization is higher than the cost at which fund has been borrowed। भैया रेट ऑफ अर्निंग जब ज्यादा होगी, रेट ऑफ अर्निंग जब ज्यादा होगी किससे? कॉस्ट ऑफ बोरोव्ड फंड। बोरोव्ड फंड की कॉस्ट से जब ज्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा किसको? शेयर होल्डर को। अगर कॉस्ट ज्यादा है और अर्निंग कम है तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ मोर डेट अलोंग विद द इक्विटी इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। आपको पता है जब आप ज्यादा डेट यूज करते हो इक्विटी के साथ तो अर्निंग पर शेयर बढ़ती है आपकी, बट ध्यान क्या रखना है कि कॉस्ट हमेशा अर्निंग से कम होनी चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे। चलिए एग्जांपल समझाता हूं बेटा मैं आपको। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दो फॉर्म ले लेता हूँ, एक फॉर्म ले लेता हूँ मैं एक्स और एक फॉर्म ले लेता हूँ मैं वाई, ठीक है बेटा। दोनों ने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उनका, वो मान लो कितने का है? 10 लाख रुपए का है। दोनों के पास 10-10 लाख रुपए है जो उन्होंने रेज करे हैं अलग अलग सोर्स से, ठीक है। अब एक्स ने जो 10 लाख रुपए जो रेज करे हैं केवल किससे करे? इक्विटी से। जबकि जो वाई ने करे इक्विटी से कैसे करे बेटा? 10 रुपए का एक शेयर है, ₹10 का एक शेयर इश्यू कर दिया, ठीक है। जबकि वाई ने कैसे करा है बेटा? 5 लाख रुपए तो किससे करे? इक्विटी से, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर। और इसने जो है 5 लाख रुपए रेज करे हैं कैसे? डिबेंचर से मान लो, जिसपे इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 10% का है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। इसके पास सारा सारा फंड कहां से इसने रेज किया? इक्विटी से, और इसने किया है 5 लाख रुपए इक्विटी से, 5 लाख रुपए डेब्ट से, ठीक है। अब मान लो अज्यूम कर लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जो अर्निंग हुई हमारी वो ही 2.5 लाख की, 2,50,000 इसकी और 2,50,000 इसकी, ठीक है भाई। चलिए अब सबसे पहले क्या किया जाएगा बेटा? इंटरेस्ट। आपको पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स को भी सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ तो
हमारे पास है ही नहीं डेट, यहाँ पे तो इंटरेस्ट जाएगा नहीं, पर यहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा। 5 लाख पे 10% कितना हो गया भाई? 50,000। ठीक है भाई, तो अब जो बचा वो कितना बचा? 2 लाख। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद माइनस करते हैं क्या? यहाँ पे तो पूरा का पूरा सेम ही रह गया, 2,50,000। अब माइनस करते हैं टैक्स। अज्यूम कर लो जो टैक्स है हमारे पास वो है 40%। कितना है बेटा? 40% टैक्स है, तो इसका 40% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। कितना बच गया? 1,50,000। ठीक है, और इसका 40% जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 80,000 रुपए। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 1,20,000। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक बात समझो मेरी, ये 1.5 लाख रुपए है और ये 1,20,000 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? यहाँ पर है 1 लाख। तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया भाई? 1.5 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1.5, कि भैया 1.5 रुपए हर शेयर पे ये अर्न कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर कितने शेयर थे हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास कितने शेयर है? केवल 50,000 शेयर। 5 लाख रुपए इश्यू किए थे ना, केवल 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने हो गए? 50,000 शेयर। अब इसकी जो अर्निंग पर शेयर है गई, 1,20,000 को 50,000 से डिवाइड किया, कितना आया बेटा? 2.4। 2.4। तो आपने देखा शेयर होल्डर का जो अर्निंग पर शेयर था यहाँ पे कितना हो गया? 2.4 हो गया। किसकी वजह से 2.4 हुआ? क्योंकि इसने 5 लाख रुपए कहां से रेज किए थे? डेट से। और 5 लाख रुपए कहां से किए थे? इक्विटी से। तो मतलब डेट को बढ़ाने से, जब इसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्रीज किया तो इसकी अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो गई। इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो अगला है कंट्रोल, वेयर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर रेडी टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल। अगर शेयर होल्डर अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करने के लिए रेडी है तो आप किसकी तरफ जाओगे? इक्विटी की तरफ। अदरवाइज किसकी तरफ जाओगे? डेट की तरफ। ठीक है, अगला है टैक्स रेट। आपको ये पता है जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, डेट के ऊपर, वो अलाउड होता है एज अ डिडक्शन, कि भैया टैक्स लगाने से पहले आप इंटरेस्ट ऑन डेट को माइनस कर लो, रिड्यूस कर लो, उसके बाद टैक्स लगाओ। तो यहाँ पे एक उसका बेनिफिट मिल जाता है आपको। ठीक है, अगर टैक्स का रेट हायर है तो आपका जो डेट का इंटरेस्ट है वो टैक्स को सेव करेगा, तो आप किसकी तरफ जाओगे? डेट की तरफ जाओगे। सिंपल सी बात है। हमने अभी 2 कंपनी देखी थी ना, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? अगर टैक्स का रेट ज्यादा तो हम कंपनी वाई की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। अ गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू हैव scope for expansion and contraction of capitalization whenever the need arise. Issue of debenture and preference share being flexible. तो क्या होना चाहिए भैया? कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो, कि आपको जिस भी सोर्स से पैसा चाहिए आपको इजिली अवेलेबल हो जाए। चलिए अगला है कैपिटल मार्केट कंडीशन। मार्केट की कैसी कंडीशन है? ठीक है, आपको बताया था कि कंडीशन जो है, पहले भी हमने आपको बताया था इस चीज के बारे में, कि मार्केट की कंडीशन के ऊपर बहुत डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि किस तरह का आप सोर्स ऑफ फंड जो है वो रेस करोगे। बूम के टाइम पे तो आप इजीली, बूम के टाइम तो आप इक्विटी शेयर से आराम से पैसा रेस कर सकते हो, राइट। बट जिस टाइम पे रिसेशन चल रहा है उस टाइम पे आप इक्विटी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते, लोग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको उस टाइम पे डेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये सिमिलर पॉइंट है जो हमने पहले पढ़े हैं। चलिए बेटा अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म असेट्स। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है? लॉन्ग टर्म असेट्स में करनी है। ठीक है, फिक्स का मतलब भी क्या है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिक्स असेट्स क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है ना, ये सब चीजों के लिए। इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट्स इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए होती है, एंड देन इट मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स। तो ये फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म सोर्स से ही होनी चाहिए, राइट। Decision related to the fixed capital involve huge cost capital fund and not reversible without incurring the heavy loss. मैंने आपको पहले समझाया था कि भैया आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स करना भी है इस इन्वेस्टमेंट को तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो ये कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग, वो पैसा जो डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। तो फिक्स एसेट्स के अलावा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है किसकी? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने हैं, वेजेस वगैरह, ठीक है ना, उन सब के लिए जरूरत होता है। तो आपको आपके पास कैपिटल वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होनी चाहिए जो आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन रखे। जब भी आपको पैसे की जरूरत है, आउटफ्लो करना है, तो आपके पास इनफ्लो का सोर्स होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर?
तो यहाँ पे बताइए रखा है कि कहाँ कहाँ पे फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिक्स कैपिटल क्या है? इट्स कंपल्सरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत जरूरी होती है इनिशियली। ये क्या करता है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है आपके पास फिक्स कैपिटल। इट्स अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो फिक्स कैपिटल टोटल कैपिटल का ही तो पार्ट होता है, ठीक है। ये परमानेंट एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं? मेनली हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदने के लिए करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट वगैरह भी खरीद सकते हैं इससे हम लोग। और ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जरूरी होती है। जब भी आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, मॉडर्नाइज करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उस समय पे आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है, तो आपने असेट्स वगैरह, मशीन वगैरह खरीदी, उसकी वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है। इट एस्टिमेटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द बिजनेस। ये फिक्स कैपिटल कौन डिसाइड करता है? जो प्रमोटर होते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे वो एग्जिस्टेंस में ला रहे होते हैं, उस टाइम पे ही वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाई कैपिटल बजटिंग या फिक्स कैपिटल डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट। ये डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो यू नीड टू डिसाइड अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या बजटिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्व भी है, डिसाइड करना पड़ता है कि बहुत पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। और वो पैसा आप रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स करोगे तो बहुत कॉस्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि रिस्क भी बहुत है, अलग अलग चीजों में अलग अलग रिस्क है, तो उसको इवेल्युएट करके ही तो डिसाइड करोगे, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, रिवर्स तो नहीं होंगे ना, और होंगे भी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल। जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल की को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो पहला आता है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है ना, एक प्रीमिसेस लेनी है, मैन्युफैक्चर करना है, उसके अंदर तो बहुत पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल ला के रखना पड़ेगा, ठीक है, मशीनरीज को लगाना पड़ेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें हाई रिक्वायरमेंट है किसकी? इन्वेस्टमेंट की। चलिए, बट ट्रेडिंग करते हो आप, ठीक है, इधर से खरीद के उधर बेच देते हो, तो वहां पे रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम चाहिए होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बड़ा स्केल है आपका उतनी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिंपल सी बात है। छोटा बिजनेस है तो कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्लियर। लार्ज स्केल स्टील एंटरप्राइज जैसे टिस्को हो गया, उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एक मिनी स्टील प्लांट के मुकाबले में, ठीक है। चलिए, अगला चॉइस ऑफ टेक्निक, आप किस टेक्निक पे बेस्ड हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दैट इज मशीनरीज पे बेस्ड हो तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जा रहे हो तो वहां पे आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, जब भी आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक ऐसा बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी का आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, आने वाले टाइम में आप ग्रो करने वाले हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ग्रो करने की, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू अ स्टेबल कंपनी जिसका ग्रोथ का कुछ खास प्रोस्पेक्ट नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, राइट, अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी डिपेंड करता है बेटा कि आप किस चैनल से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। अगर आप खुद सेल करते हो, राइट, अपने 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 अलग अलग अपने शॉप्स अलग अलग एरियाज में खोल रखी है, तो वहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हो जैसे होलसेलर, रिटेलर, तो वहां पे आपको कम चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। कोलोबरेशन, एक कंपनी जो है कोलोबरेट कर लेती है, जॉइंट वेंचर कर लेती है, ठीक है ना, तो उनको कम पैसा चाहिए होता है इन कंपैरेटिवली जो अपना खुद का ही बिजनेस स्टेबलाइज करती है, ठीक है बेटा। चलिए, अब वर्किंग कैपिटल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो पहला क्या था, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, उसको कम पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, वही लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हो ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, और स्मॉल स्केल पे वर्क कर रहे हो तो कम इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है। चलिए, बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बूम के टाइम पे प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे ज्यादा कैपिटल, मार्केट अच्छी खासी कंडीशन में है, बूम में है, तो उस टाइम पे आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डिप्रेशन जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। सीजनल फैक्टर, जो सीजन आता है तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और जब सीजन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। क्रेडिट अलाउड, अगर आपको क्रेडिट जो है वो अलाउ होता है, ठीक है ना, मतलब आप सॉरी कस्टमर को क्रेडिट देते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अगर आप कैश बेसिस पे बेचते हो। तो अगर आप क्रेडिट पे बेच रहे हो तो आप क्या है, उधार आपका पैसा बहुत टाइम तक फंसा रहेगा ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है ना। और कैश बेसिस पे बेच रहे हो तो आपका क्या पैसा आता जा रहा है, आपको इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। क्रेडिट अवेल, जो मैं गलती से बोल रहा था, अगर आपको क्रेडिट मिलता है,
अगर आपको इजिली क्रेडिट मिल जाता है, उधार आराम से मिल जाता है, ठीक है ना, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए कि भैया आपको जो सामान आप खरीद रहे हो वो उधार पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना, जो आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो वो उधार पे मिल रहा है, तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है, आपको कैश बेस पे खरीदना पड़ रहा है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन्फ्लेशन, ठीक है ना, अगर चीजों की कीमतें बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, अगर चीजों की कीमतें कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं। टर्नओवर मींस स्प्रेड विद व्हिच द वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू द कैश, मतलब ये टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल बोले या फिर ऑपरेटिंग साइकिल बोले कि भैया कितने टाइम में आपकी जो कैपिटल है वो कैश में कन्वर्ट होती है। अगर ये पीरियड शॉर्ट है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर ये पीरियड लंबा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है बेटा। तो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आपको सब चीज तसल्ली से समझाने वाला हूं मैं यहाँ पे, आपका एक वन कॉमर्स सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।